नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी विद एजुकेशन में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 3 यानी GS3 की इकाई 3 है और ये मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है MPPSC 2020 के अंतर्गत। MPPSC 2020 का मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम GS3 यानी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इकाई 3। और इकाई 3 में हम मानव शरीर के अंग और संरचना एवं कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम यहाँ पे पाचन तंत्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत है। और यहाँ पे हम अब पहुँच चुके हैं छोटी आंत पे, ठीक है, छोटी आंत वाला टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम अमाशय, माउथ और इसोफेगस वगैरह हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप आप सारे लेक्चर क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से आप देखेंगे तभी आपको ये सीरीज अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है जी दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और IAS ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं। बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा। स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार10 कोड आप जरूर लगाएं। पाचन तंत्र के अंतर्गत अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले अगला वो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। ये देखिए हमने एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत जो टॉपिक हमने पढ़े हैं अभी, माउथ, इसोफेगस यानी ग्रास नली, ठीक है, माउथ यानी मुख, और स्टमक तक हम पढ़ चुके हैं, अमाशय तक हम पढ़ लिए। माउथ में हमने पैलेट, टंग, टीथ और सलाइवा यानी हिंदी में बोले तो तालू, जीवा, दांत और लार, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत चीजें पढ़ना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होती है और ये 5 से 6 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी होती है? 5 से 6 मीटर लंबी होती है और ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होती है। और यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे स्मॉल क्यों लिखा है और इसके बाद लिखा है लार्ज, ठीक है। जब यहाँ पे ये सबसे लंबा भाग है ये, ठीक है, तो ये स्मॉल शब्द क्यों लिखा है? इसका आंसर ये है कि इसका जो व्यास होता है, इसकी जो डायमीटर होती है, डायमीटर या फिर इसका जो व्यास होता है वो छोटा होता है, ठीक है। व्यास आप समझते हैं, वृत्त, ये वृत्त है, वृत्त का होता है व्यास, ठीक है। ये व्यास इसका कम होता है किसकी तुलना में? लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत, ठीक है। आगे समझ में, इसका नाम में आपको कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? अब आगे हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत। यहाँ पे आता है ड्यूडेनम, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षुद्रांत। जिजेनम आता है दूसरे नंबर पे, ये होता है मध्यांत्र। और तीसरा है इलियम को शेषांत्र इसको बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों याद रखें क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी इंग्लिश दोनों नाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं ड्यूडेनम को। ड्यूडेनम सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये 20 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। कितनी सेंटीमीटर? 20 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है ड्यूडेनम की। और अगला है जिजेनम मध्यांतर होता है और इसकी लंबाई होती है 2 से 3 मीटर तक। और इलियम शेषांत्र, इसकी लंबाई होती है 3 से लेके 5 मीटर तक, ठीक है। और पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो 5 से 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अब हम एक एक करके इसके अंदर जो पार्ट है वो उसमें हम जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूडेनम को, ठीक है। ड्यूडेनम यानी क्षुद्रांत,
क्या बोलेंगे इसको, क्षुद्रांत, ठीक है। ड्यूडेनम यानी इसको बोलेंगे क्षुद्रांत, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे क्षुद्रांत। अब यहाँ पे देखिए ये अमाशय है, ठीक है। इस वाले चित्र को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान भी है और यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान आपका भटका तो ये बहुत ही मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान यहाँ पर रखिए। यहाँ पे देखिए ये है अमाशय, ठीक है। ये वाला भाग कौन सा है, अमाशय वाला, ठीक है। ये अमाशय, ये अमाशय, ठीक है। ये है अमाशय। इससे पहले आपको ये बताऊं, ठीक है, ये माउथ से होता हुआ ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद फिर ये भाग है स्टमक, स्टमक वाला भाग यहाँ पे हम देखें, ठीक है। ये अमाशय, क्या है, अमाशय। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे ड्यूडेनम को, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग कौन सा, ड्यूडेनम। यहाँ पे देखिए ये वाला ये शेप यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये शेप देखिए, ये वाला शेप देखिए, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो शेप है ये हालांकि ये पूरा एक ही शेप में है, ये देखिए इस प्रकार से ये शेप गया है, ये शेप गया है ये, ठीक है। ये है कौन सा शेप, इसको शी शेप भी बोल सकते हैं, ये सी शेप के अंतर्गत है, या यू शेप भी बोल सकते हैं, या फिर लूप शेप, तीनों में से कोई भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। शी शेप, यू शेप या लूप शेप, बात इसी की हो रही है किसकी, ड्यूडेनम के शेप की, ठीक है। ये है अमाशय, अमाशय के बाद ये है, ये कौन सा शेप है, ड्यूडेनम वाला शेप, ठीक है। सी शेप, यू शेप है, लूप शेप, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे देखिए ये एक साइड यहाँ पे है लिवर, ठीक है, और दूसरी साइड है यहाँ पे ये है पेनक्रियास। लिवर मतलब है लिवर मतलब होता है यकृत, क्या होता है, यकृत, और पेनक्रियास मतलब होता है अग्नाशय, ठीक है। दोनों तरफ मैं एक एक करके चीजें बताऊंगा, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे चीजें इंटरलिंक हो गई है एक दूसरे, ठीक है। यदि आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो यहाँ पे इंटरलिंक वाली चीजें यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिवर को यकृत बोलते हैं, यकृत, या फिर अन्य भाषा में मतलब अन्य तरीके से इसको बोल सकते हैं हेपेटिक ऑर्गन, हेपेटिक ऑर्गन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लिवर या हेपेटिक ऑर्गन इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है लिवर में होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन, बाइल जूस इसमें बनता है, बाइल जूस इसमें बनता है। किस बाइल जूस यानी हिंदी में बोलेंगे पित्तरस, क्या बोलेंगे, पित्तरस, किसमें बनता है, लिवर में या फिर यकृत में, ठीक है। यकृत में बोले, लिवर में बोले, या फिर हेपेटिक ऑर्गन में बोले, तो ये बात एक ही है। ये यहाँ पे बनता है बाइल जूस यानी पित्तरस, ठीक है। यहाँ पे बनता है, ठीक है, बनता है कहाँ पे, लिवर में, लेकिन ये स्टोर होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, इसको हिंदी में बोलेंगे पित्ताशय, आगे समझ में, पित्ताशय, ठीक है। बाइल जिसको क्या बोलते हैं, पित्तरस, और पित्तरस जहाँ पे स्टोर होगा उसको बोलेंगे पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, ठीक है। इतना समझ में है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से एक जो नलिका है वो होती हुई यहाँ पे जाएगी आगे, ठीक है। ये नलिका इधर गई, ये नलिका इधर गई, ठीक है, ये इधर गई, ये नलिका यहाँ पे गई, ठीक है, आया समझ में। ये नलिका गई, और ये नलिका से संबंधित है, बाइल जूस से संबंधित, और बाइल जूस संबंधित है, इसको बोलेंगे हम बाइल डक्ट, क्या बोलेंगे, बाइल जूस से संबंधित तो क्या बोलेंगे इसको, बाइल डक्ट यानी पित्त नलिका, क्या बोलेंगे, पित्त नलिका, पित्त नलिका। ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट होने से पहले यहाँ पे इस शेप में, ठीक है, ये यहाँ पे है, और यहाँ से ये आई क्या, ये आ गई यहाँ पे, ये देखिए पेनक्रियास है यहाँ पे, ये पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास का शेप है। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ना, एक मिनट में हाथ से बता रहा हूँ, हाथ में देखेंगे नहीं, यहाँ पे पेन से बता, ये देखिए पेन से मुझे लग रहा है कि मैं पेन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये वाला भाग देखिए, ये है क्या, पेनक्रियास यानी अग्नाशय। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये जो कनेक्टिंग लिंक है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से कनेक्ट होती इस प्रकार से, ये हो गई, ये कनेक्ट हुई, ठीक है। ये वाला जो भाग ये कनेक्ट हो ना, ये इस प्रकार, ये कनेक्टिविटी मैं आपको बता रहा था, ये वाली कनेक्टिविटी, ये, ठीक है। तो ये जो नलिका है वो उसको क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट, क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि पेनक्रियास से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, कौन सा जूस निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस, और यहाँ से क्या कौन सा निकल रहा था जूस, बाइल जूस, ठीक है। यहाँ से निकल रहा था बाइल जूस यानी लिवर से निकल रहा था बाइल जूस, और यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस किससे निकल रहा है, पेनक्रियास से यानी अग्नाशय से, ठीक है। और यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस से संबंधित ये नलिका है तो इसको बोलेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट यानी अग्नाशयी नलिका, ठीक है। अब ये यहाँ से आगे जाके आगे ये गई, आगे ये गई, आगे ये गई, आगे गई, आगे गई, आगे यहाँ से आगे खुलेगी कहाँ पे, ड्यूडेनम में, कहाँ खुल जाएगी, ड्यूडेनम में खुलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दो चीजों से संबंधित है, ये नलिका किससे, एक हेपेटो, यहाँ पे देखिए हेपेटिक ऑर्गन से, और यहाँ पे है ये पेनक्रियास से, ठीक है, दो चीज से संबंधित है, तो ये दोनों से मिलकर बनी है, तो यहाँ पे है, इसको बोलेंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट,
क्या बोलेंगे, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इसको बोलेंगे, इस नलिका को। ठीक है, अब ये कहाँ पे जा खुलेगी, ड्यूडेनम में खुलेगी। ठीक है, इससे पहले, खुलने से पहले एक चीज और यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे दो दो जूस हमने देखे, बाइल जूस यहाँ पे जाएगा, और कौन सा जूस जाएगा यहाँ पे, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, दो जूस यहाँ पे जाएगा, एक तीसरा नंबर का जूस और जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जाएगा इंटेस्ट ये जाएगा एक ग्रंथि यहाँ पे, इंटेस्टिनल इंटेस्टिनल ग्लैंड यानी आंतरिक ग्रंथि ये रहती है। ठीक है, इंटेस्टिनल ग्लैंड आंतरिक ग्रंथि, ये यहाँ से है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है, ये कनेक्ट है इससे, ये कनेक्ट है इससे, ये कनेक्ट है इस वाली नलिका से, ये यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, यानी हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से कनेक्ट है। और यहाँ से निकलेगा कौन सा जूस, इंटेस्टिनल जूस यानी आंतरिक जूस यहाँ से निकलेगा। ये जाएगा कहाँ पे जाएगा, इस वाली नलिका में जाएगा। ठीक, और यहाँ से इस प्रकार यहाँ पे कितने जूस कनेक्ट हो गए, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, और यह है इंटेस्टिनियल जूस यानी आंतरिक जूस यहाँ पे जाएंगे किसमें, ड्यूडेनम में। ठीक है, और ये जूस, इन जूसों में होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, इन जूस में क्या होते हैं, एंजाइम्स, और एंजाइम्स आगे डाइजेशन का कार्य यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम उसका सबसे जटिल चित्र में से एक है। ठीक है, मतलब सबसे जटिल चित्र ये है, ये जो ड्यूडेनम वाला ये पार्ट समझने का जो पार्ट मैंने अभी समझाया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। और ड्यूडेनम यानी इस चित्र से 2006-2007 में प्रश्न पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा में, यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए इस वाले पोर्शन। वही होप ये ड्यूडेनम यानी क्षुद्रांत वाला भाग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके इन वाले जो भाग हमने पढ़े, जैसे लिवर है, पेनक्रियास है, ठीक है, इनको हम एक एक करके जूम करके पढ़ेंगे। ठीक है, जूम करके मतलब एक एक चीज के भाग, एक एक चीज के अंतर्गत हम जाएंगे। पहले हम देखते हैं लिवर को। लिवर है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लिवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। ठीक है, शरीर में सबसे बड़ा अंग की बात करें, सबसे बड़ा अंग होता है स्किन। ठीक है, स्किन, और ऐसा माना जाता है कि 14% वजन हमारी बॉडी का स्किन से होता है। ठीक है, स्किन होता है। ठीक है, स्किन का 14% भाग होता है हमारे वजन के टोटल में से। ठीक है, और यहाँ पे लिवर की सेल्फ रीजनरेटिंग एबिलिटी होती है, यानी टूट फूट हो जाए तो खुद से वो रिपेयर कर लेता है लिवर। ठीक, इस प्रकार की यहाँ पे एबिलिटी होती है। और ये जैसे कि हम किसी दूसरे को ट्रांसप्लांट करते हैं लिवर, ये हमने किसी को दान किया तो वो वहाँ पे भी ये दूसरे को देते, तब भी वहाँ पे रीजनरेटिंग एबिलिटी का कारण ठीक हो जाता है। ठीक है, आगे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। ग्लैंड यानी ग्रंथि, ग्रंथि, ठीक, ग्लैंड यानी ग्रंथि। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। ठीक है, लिवर, और ये डिटॉक्सिफाई करता है ह्यूमन बॉडी में। और आफ्टर डेथ ऑफ आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स यदि मर जाती है, ठीक है, हमारे शरीर में ये मर जाती है, तो ये रिमूव कर देता है, इसको आउटसाइड कर देता है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये इनको बाहर कर देता है। ठीक है, और यदि लिवर यदि कंटेमिनेटेड हो जाए या काम करना वगैरह बंद कर दे, तो जो मरी हुई लाल रक्त कणिकाएं हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएगी ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, और ये सिंथेसिस करेगी यानी बनाएगी येलो कलर, और येलो कलर पॉइजनस मटेरियल, लाल कलर येलो मतलब पीले कलर, सॉरी, लाल रक्त कणिकाएं पीले कलर का वो बनाएगी, पॉइजनस मटेरियल बनाएगी। इसको बोलेंगे हम बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन। ठीक है, जो कि कारण होते हैं किसके, ये कारण होते हैं किसके, जॉन्डिस के। ठीक है, जॉन्डिस के पीछे कारण होते हैं कौन से, ये येलो कलर पॉइजनस मटेरियल। ठीक है, इसको ये कौन होता है, बिलीरुबिन। ये नाम अजीब सा रहते हैं, कई बार तो मैं कंफ्यूज आता हूँ। ठीक है, आप ठीक है, बायोलॉजी के शब्द होते ही कुछ ऐसे, बार बार इसको प्रैक्टिस करने पे आ जाएंगे। ये दोनों चीज़ें होती हैं जो बिहाइंड रीजन होती है किसके, जॉन्डिस के। जॉन्डिस है नहीं, इसको पीलिया बोलते हैं। ठीक है, पीलिया। और ज़्यादातर स्टूडेंट में देखा गया है कि ये जो पीलिया है और जो टाइफाइड है वो ज़्यादा होता है स्टूडेंट में, और ये पानी के दूषित वगैरह होने से होता है। ठीक है, खराब पानी वगैरह जब हम पी लेते हैं तो इस प्रकार से कंडीशन यहाँ पे बनती है। और
अपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में इंदौर का, तो इंदौर में ज़्यादातर यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे जॉन्डिस होता है, स्टूडेंट को जॉन्डिस हो जाता है, तो कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे देखने को मिलता है। खैर ये तो एक फैक्ट है, मतलब एक जानकारी है जो मैंने आपको बताया ताकि आप कनेक्ट कर सकें। ठीक है, अगली जो बीमारी हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इज अ सीवियर केस ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस का सीवियर केस होती है हेपेटाइटिस। इसमें लिवर में सूजन आ जाती है और इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। हेपेटाइटिस जो कि सीवियर केस है जॉन्डिस का, और ये फैट के पाचन में इन्वॉल्व होता है। लाइपेस एंजाइम जो है फैट के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, लिवर जो लिवर है वो फैट फैट के पाचन में भाग भूमिका निभाता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। आगे हम देखें, ये न सिर्फ एब्जॉर्ब करता है बल्कि सिंथेसिस करता है किसका, वेरियस विटामिन्स का। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स को न सिर्फ अवशोषित करता है बल्कि ये सिंथेसिस भी करता है, यानी बनाता भी है। और एम्ब्रायोनिक कंडीशन यानी भ्रूणीय अवस्था में, जब भ्रूणीय अवस्था होती है वहाँ पे ब्लड सिंथेसिस करता है लिवर, और जो लिवर है और एक चीज़ और प्लीहा, लिवर यानी यकृत और प्लीहा यानी स्प्लीन, लिवर और स्प्लीन ब्लड बनाते हैं यानी ब्लड सिंथेसिस करते हैं भ्रूणीय अवस्था में। और यदि हम बात करें, यदि जन्म होने के बाद कोई जीव है जन्म के बाद, यानी हमारी बात कर रहे हैं, जैसे कोई भ्रूण अवस्था के बाद, जैसे जन्म के बाद वाली कंडीशन में ब्लड कहाँ से बनता है, ब्लड बनता है बोन मैरो से, बोन मैरो में बनता है ब्लड। ठीक है, यदि पूछा है कि पैदा होने के बाद कहाँ पे बनता है और भ्रूणी कंडीशन कहाँ बनता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। पैदा होने के बाद बोन मैरो में बनता है और भ्रूणी कंडीशन में लिवर और स्प्लीन या प्लीहा द्वारा बनता है। ठीक है, और ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है, सॉरी जो रिजर्व फूड मटेरियल है, जो ग्लाइकोजन है, वो रहता है यकृत में। ठीक, यकृत में होता है। जैसे आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, आपने खाना नहीं खाया तो आपने खाना नहीं खाया है, उपवास वाली कंडीशन, ठीक है, उपवास जब होता है, फास्ट वगैरह है, तो वहाँ पे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिलती है ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर है। ठीक है, फूड मटेरियल जो स्टोर है उससे मिलती है। ठीक है, आगे समझ में, जो कि स्टोर कहाँ पर रहता है, लिवर में। आगे हम देखते हैं जो है वेस्ट मटेरियल, जो खाना वगैरह खाते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल रहता है, बेसिकली जो अमोनिया वगैरह रहता है। ठीक है, जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में। ठीक है, अमोनिया आल्सो कन्वर्ट इन यूरिया थ्रू ऑर्निथाइन साइकिल। ठीक है, जो लिवर का एक साइकिल होता है, एक साइकिल है यानी चक्र है, उसके थ्रू अमोनिया कन्वर्ट होती है यूरिया में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होती है यूरिया में, और जो अमोनिया यदि हमारे शरीर में रहेगी तो ये एक प्रकार से जहर होती है और ये बेहोश कर सकती है, और ये इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। लिवर ऑल्सो सिंथेसिस हेपेरिन प्रोटीन, ये यकृत है, हेपेरिन प्रोटीन को का सिंथेसिस करता है ताकि ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड में क्लॉटिंग ना हो सके। ठीक है, ब्लड वेसल्स वगैरह में ब्लड की क्लॉटिंग ना हो सके, यानी धमनी और शिरा में जो रक्त बह रहा है वो जम ना सके। ठीक है, उनका थक्का ना बन सके। यदि थक्का बन गया तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, यदि रुक गया ब्लड तो हम तो फिर जीवन वाली कंडीशन, जीवन जनित कंडीशन पे नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आगे है पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पेनक्रियास यानी अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है, सिंथेसिस करता है पेनक्रियाटिक जूस को, जैसे कि हमने भी पढ़ा। ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, सभी का पाचन यहाँ पर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी का पाचन यहाँ पर होता है। ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। एमाइलोप्सिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, और स्टीप्सिन फैट के पाचन में सहायता यहाँ पे करता है। और यहाँ पे अगली चीज़ हम देखते हैं इंटेस्टिनल जूस। ये कंटेन करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम, सबसे ज़्यादा एंजाइम इसमें होते हैं इंटेस्टिनल जूस में। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल है इंटेस्टिनल जूस, फैट के पाचन में और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। और कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे एक विशेष कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिख दिया गया है, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज के पाचन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
और यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन मिल्क डाइजेशन। और मिल्क में कौन सा क्या क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है, मतलब लैक्टोज इसमें होता है मिल्क में। तो जो लैक्टोज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम रहता है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में लैक्टोज का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है, लैक्टेज की स्थिति में, ठीक है, लैक्टेज की उपस्थिति में इसका पाचन होता है। तो यहाँ पे लैक्टेज एंजाइम सिंथेसिस डिक्रीज इन ह्यूमन बॉडी आफ्टर 2 years ऑफ एज। 2 साल की उम्र के बाद ये इसमें इसका पाचन कम कम होने लगता है, ठीक है। और पाचन कम होगा तो जब हम दूध का सेवन करेंगे तो ये हमारे शरीर में इसका पाचन नहीं होगा, यानी अपच हो जाएगी और ये लूज मोशन वाली कंडीशन हमारे शरीर में है। जैसा आपने देखा होगा कि जैसे दादी अम्मा वगैरह होती है तो दूध को जब गाढ़ा कर देती है, दूध को गाढ़ा करने के बाद जब आप पीते हैं या कोई पीता है तो वो अच्छे से पच नहीं पाते, यानी अपच हो जाता है और कई कंडीशन में लूज मोशन की समस्या भी आ जाती है, ठीक है। तो ये सवाल, इससे संबंधित एक सवाल पूछा भी गया था, ठीक है, कितने साल बाद यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाता है जो लैक्टोज का पाचन है शरीर में, ठीक है। अगला है जिजेनम एंड इलियम, ठीक है। ये दीज आर द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे लंबे पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय तक भोजन रुकता है, ठीक है, भोजन यहाँ पर रुकता है सबसे ज़्यादा समय तक जिजेनम और इलियम में। Here food completely digest and convert into simplest form। यहाँ पे जो फूड रहता है completely डाइजेस्ट होता है, यानी इसका पाचन होता है फूड का, और कन्वर्ट होता है किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे प्रोटीन अमीनो 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 अम्ल में बदल जाएगा, फैटी एसिड्स में बदल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे चेंज होंगे। सिर्फ किसको छोड़ के, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, सेल्यूलोज को छोड़ के। जैसे ग्रीन वेजिटेबल वगैरह आपने खाए तो यहाँ पे इसका पाचन नहीं होगा, ठीक है, इसका पाचन यहाँ पे नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यानी इसके अलावा जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वो यहाँ पे डाइजेस्ट होके यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहे हैं किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और यहाँ पे आगे चीज़ें हम देखते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जिसको हम माइक्रोविल या सूक्ष्म विलाई भी कहते हैं। ये जो सूक्ष्म विलाई यानी माइक्रोविल होते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ा देते हैं ताकि फूड एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, एब्जॉर्ब यानी अवशोषित हो जाए, और यदि अवशोषित नहीं होंगे तो यहाँ पे शरीर में दस्त जैसी कंडीशन लग जाएगी, ठीक है, दस्त वाली कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी यदि एब्जॉर्ब नहीं हो तो। इसके लिए ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया जो माइक्रोविल रहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, जिजेनम और इलियम, और ये इंटेस्टिनल जूस, पेनक्रियास यानी अग्नाशय, और यहाँ पे लिवर यानी यकृत। सभी के हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम मैंने यहाँ पे बताते चला हूँ, तो आई होप आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ भी। इसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन हम पढ़ने वाले, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद हम एनएस के बाद ये एलिमेंट्री कैनाल का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है जी दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा, और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे
इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें, हमारा कोड है सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं।